तो कैसे समुद्र के जरिए जो नीली अर्थव्यवस्था है उसको और ज़्यादा मजबूती मिल सकेगी, इसको लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। आइए इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं रिटायर्ड वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी, जो पूर्व प्रमुख इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शेखर जी हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, जब हम पोर्ट्स फॉर जब उनको देखते हैं कि किस तरीके से प्रगति की बात की जाए, समृद्धि की बात की जाए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब नीली अर्थव्यवस्था को जब हम कहते हैं तो और किस तरह का बदलाव इसके जरिए हमें नजर आ सकता है? मुकुल जी, आपके दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि काफ़ी दिनों से उसमें वो ध्यान नहीं दिया गया था जो कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देना शुरू किया 2014 से। अगर आप देखें, जब उन्होंने भारत का कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री का, तभी से उनकी पहली जो मीटिंग हुई थी अपने सेना के कमांडरों से, वो नौसेना पोत INS विक्रमादित्य पर हुआ था और वहां पे उन्होंने एक तरह से समझिए कि इसकी घोषणा की थी जी। उसके बाद जब ये मॉरिशस में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, वहां पर उन्होंने सागर शब्द को, सागर एक्रोनिम को दिया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ब्लू इकोनॉमी इसलिए इंपॉर्टेंट है मुकुल जी कि हम तो समुद्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समुद्र का इस्तेमाल करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि हम उसका ओवर यूज करें और उसको समुद्र जो है वो सस्टेन नहीं कर सके। तो उसको बचाने के लिए एक ये ब्लू इकोनॉमी जो है वो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो दो तीन चीज इसमें हैं जो कि भारतवर्ष ने अब इस पर जोर देना शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने 23,000 करोड़ रुपए के प्लान के बारे में बात की। पहले हम 5 साल के पंचवर्षीय योजना करते थे, लेकिन जब से मोदी साहब आए तब से ये समझिए कि 25 वर्षीय योजना में है। 2047 में जब भारत का ये अमृत काल होगा, उस समय भारत कैसा होना चाहिए उस हिसाब से प्रगति कर रहा है। तो अभी दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो हमारे बंदरगाह बनाए जा रहे हैं नए जी। बंदरगाह जो पोर्ट्स हैं उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज की जा रही है। पहले जो कंटेनर शिप्स को 42 घंटे लगते थे ऑफलोड करने में, वो अब 24 घंटे हो गए और उसको और भी कम करना है। उसके बाद उन्होंने टूरिज्म की बात की ताकि हम उसके अंदर रोजगार क्रिएट कर सके। हम यहाँ पे शिप्स को जो है क्रूज शिप्स का हब बनाना चाहते हैं और उसमें पोर्ट हैंडलिंग में लोगों की आवश्यकता होगी, उस जहाज को चलाने में और उसको मरम्मत करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, हॉस्पिटैलिटी वाले लोग उसमें ऑन बोर्ड होंगे। तो मिला जुलाकर ये समझिए कि लाखों लाख लोगों को रोजगार मिलने की क्षमता रखता है। यानी हम मान सकते हैं शेखर जी, जो लॉजिस्टिक का क्षेत्र है उसमें एक बड़ा बदलाव हमें नजर आएगा और उसके साथ साथ रोजगार का सृजन होगा इस बीच। लेकिन जो खासतौर से आर्थिक गलियारे की अगर हम बात कर लें, जिस तरीके से भारत और मिडिल ईस्ट यूरोप को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से एक हम कह सकते हैं वैश्विक व्यापार की पूरी परिभाषा को बदल सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जैसे कि चीन ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव शुरू किया है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें पारदर्शिता नहीं है। उसमें सिर्फ चीन का पैसा लगा हुआ है और बाकी लोगों को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पे बैक करेंगे। लेकिन ये जो है मोदी साहब ने G20 की मीटिंग के बीच में उन सभी देशों की सहमति लेकर इसको बनाने की कोशिश की है। तो यहां से वो थोड़ा लंबा है, समय भले ही लग सकता है और कभी कभी ये जो अभी जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जब ऑपरेशनल हो जाएगा मुकुल जी, तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही लाभदायक साबित होगा अर्थव्यवस्था के लिए। जी जी, दो और जो प्रमुख बिंदु हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने भी इनका जिक्र किया। पहला तो ये कि जो शीर्ष 5 देश हैं, आने वाले समय में भारत उनमें शुमार होगा जो कि जहाज का निर्माण करते हैं, और इसके साथ साथ वैश्विक क्रूज केंद्र भी जो है उस दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। मोदी जी की उनको जो सोचने की, आगे सोचने वाली जो उनकी शक्ति है वो बहुत ही जबरदस्त है। उनका ये कहना है, ऐसा मानना है कि देखिए, हम जो है वॉरशिप जो है लड़ाई के जहाज बनाने में अग्रणी है। करीब 100% जहाज हमारे यहाँ बनते हैं। अभी हाल में एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत भी बनाया है हमने जी। लेकिन मर्चेंट शिप जो है, बड़े ट्रेड के जो जहाज हैं, वो हम कम बनाते हैं क्योंकि हमारे पास वैसे शिपयार्ड बड़े कम हैं। उस क्षेत्र में प्रगति करने की बहुत जरूरत है। हमसे आगे अभी चीन चल रहा है, हमसे आगे अभी जापान है, हमसे आगे साउथ कोरिया है।
तो इन सब देशों को पकड़ने के लिए या उनके बराबर होने के लिए इनके साथ मिलकर काम करना आवश्यक है। और वो जब हो जाएगा मुकुल जी, तब समझिए कि ये जो उन्होंने बात की है कि एक दूसरी जगह हम इसको हब बनाएंगे, टूरिज्म का हब बनाएंगे, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जी बिल्कुल, यानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी फ़ायदे जो हैं इसके ज़रिए अब नज़र आ रहे हैं हमें। और अभी तक भी शेखर जी के जो पूरे विश्व है, हमने देखा है कैसे जो भारत की समुद्री क्षमता है उसका लाभ उन्होंने लिया है। लेकिन आने वाले समय में अगर देखा जाए तो भारत जो है केंद्र में होगा और तमाम जो दूसरे देश हैं उनको इसका लाभ मिल पाएगा। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर भारतवर्ष का हम अगर नक्शा देखें तो आप देखेंगे कि हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच इंडियन पेनिनसुला है, और ये हमें एक फायदा ये देता है कि हमें कहीं भी जाने के लिए और सामान ले जाने के लिए बराबर दूरी दोनों तरफ हम तय कर सकते हैं। इस तरह की ज्योग्राफी दुनिया में और किसी देश के पास नहीं है। तो दूसरे देश वाले ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से भारत के पास अगर ये सारी क्षमताएं हो जाएंगी तो वो भारत की ओर ही देखेंगे, और उससे हमारा भी काफी लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। जी बिल्कुल, और आर्थिक स्थिति के सुधार के साथ जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो लाखों लोग हैं उनको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, और उसके बाद जो स्थिति हमारे सामने होगी तो जाहिर तौर पे एक लक्ष्य जो है कि जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो, तो उस लक्ष्य की तरफ हम मान सकते हैं शेखर जी ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा। अभी आप ये देखिए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है, हम तीसरे स्थान पे आने वाले हैं, किंतु जो पर कैपिटा इनकम है मुकुल जी, वो उसमें अभी काफी बढ़ने की आशा है, क्षमता है। क्योंकि जब तक लोगों में परचेसिंग पावर उतनी नहीं बढ़ेगी तो फिर हमारा जो आगे बढ़ना है टोटली इकोनॉमी में वो उतना लाभदायक नहीं होगा। तो अभी जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सोचना बिल्कुल उनका सही है। और देखिए, 2 चीजें हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ इकोनॉमी है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी है। तो अच्छी सिक्योरिटी के लिए इकोनॉमी, पैसे होने की जरूरत है, और अच्छी इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी होनी जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने वो सागर जो एक्रोनिम उन्होंने क्वाइन किया था, इसका यही मतलब, और ये चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देश भी बढ़े, नहीं तो अकेले बढ़ने से कोई लाभ नहीं है। जी, अब खासतौर से अगर सुरक्षा के लिहाज से हम देखते हैं शेखर जी, आपका पूरा हम देख सकते हैं किस तरीके से आपका जो खासतौर से अनुभव भी जो रहा है, लेकिन ऐसे में क्या ना सिर्फ समुद्री सीमा को हम सुरक्षित रखें बल्कि उसके साथ साथ किस तरह का लाभ जो है वो मिल सकता है जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं उनको भी, और जो दूसरे मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ तक भी इनका लाभ हमें देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो हम अभी समुद्री रास्तों की, बंदरगाहों की, पोर्ट्स की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं मुकुल जी, तो ये जो है लोगों तक पहुंचने के लिए हमारा हिंटरलैंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट्स, ये सारे जो है उनको मॉडर्न करना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम बाहर से सामान हमारे पास आ जाए तो उसको हम गंतव्य स्थान पे पहुंचाने के लिए हमारे आंतरिक जो नेटवर्क है उसको भी सक्षम करना आवश्यक है, जो कि अभी हो रहा है। अभी आप सड़क देख लें, आप ट्रेन देख लें, तो ये सब चीजें भी लोगों को रोजगार देंगी। ये सब चीजें भी भारतवर्ष को ज्यादा सक्षम बनाएगी। आपके पोर्ट और जो समुद्री इलाका है उसकी सुरक्षा, और फिर जमीन के ऊपर जो सारे ये लोग चल रहे हैं उसकी सुरक्षा का भी हमें ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और उसी वजह से हम मान सकते हैं कि समुद्र से जाहिर तौर पे जो नीली अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जैसा आपने कहा कि बंदरगाहों की जो कनेक्टिविटी है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, नई नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है जिससे और ज़्यादा जो विकास की बयार है वो ज़्यादा आ सके और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से अगर बात की जाती है मैरीटाइम की, इसका फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा अर्थव्यवस्था को, और साथ ही साथ मजबूती जो है वो यहाँ नज़र आएगी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर,
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में जनाग्रह और रेनमेटर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में भारतीय शहर प्रणाली के वार्षिक सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट का छठा संस्करण जारी किया गया। रिपोर्ट में 10 प्रमुख सिफारिशों का जिक्र किया गया है, जिसमें शहर में महापौरों और नगर परिषदों के सशक्तिकरण की बात की गई है। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि साल 2014 से अब तक शहरी बदलाव के लिए 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है, जिसमें शहरों में कचरा प्रबंधन से लेकर शहरी यातायात, आवास, आधारभूत संरचनाओं का विकास शामिल है। I glanced through the 10 key recommendations that this report has made. I endorse these propositions and believe that these 10 instruments of change can deepen the principle of decentralization and devolution in urban governance and revitalize the spirit of the 74th Constitutional Amendment Act. I also note that the report has acknowledged that the Modi government has taken some unprecedented actions in working towards this agenda, including, and those are the points I think we make with confidence and in the full knowledge that that is the right direction. और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च 2017 से 2023 की तुलना में 2024 से 2030 के बीच दोगुना होकर 143 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा, जबकि 2017 और 2023 के बीच 67 लाख करोड़ रुपए था। ये निवेश वित्त वर्ष 2031 तक अर्थव्यवस्था के आकार को दोगुना कर 63 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के शीर्ष 10 आयात भागीदारों में से केवल रूस और हांगकांग से आयात में वृद्धि दर्ज की गई है। कमजोर मांग और जींस की कीमतों में गिरावट के कारण देश के कुल आयात में 12.2% की गिरावट आई है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान रूस से आयात करीब 2/3 बढ़कर 30.4 अरब डॉलर हो गया, जबकि हांगकांग से आयात में वृद्धि 2.6% यानी कुल 10.2 अरब डॉलर की रही है। जीएसटी अधिकारियों ने करीब 1000 बहुराष्ट्रीय फर्मों की भारतीय इकाइयों को कर नोटिस भेजा है। जीएसटी विभाग ने इन कंपनियों को अपने विदेशी प्रमोटर्स द्वारा विदेशी अधिकारियों को किए गए वेतन भत्तों के भुगतान पर 18% की दर से कर चुकाने के लिए कहा है। वर्ल्ड स्टील का कहना है कि भारत में इस्पात की मांग के 2023 में 1.8% की समग्र वैश्विक वृद्धि के मुकाबले 8.6% की स्वस्थ वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अनुमान है कि वैश्विक इस्पात मांग 2023 में 1.8% बढ़ेगी। 2022 में इसमें 3.3% की गिरावट आई थी। 2024 में मांग की 1.9% बढ़कर 184.91 करोड़ टन तक पहुंचने की उम्मीद है। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपए और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई का कहना है कि दोनों बैंकों पर जुर्माना कुछ नियामक मानदंडों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है और इसका मकसद बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है। इस त्योहारी सीजन बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स को कम कर दिया गया है। क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले आकर्षक रिवॉर्ड पॉइंट, इंस्टेंट कैशबैक और एयरपोर्ट के बिजनेस लाउंज तक पहुंच व कम लागत पर विदेशी छुट्टियों जैसे विभिन्न लाभों को लेकर बैंकों द्वारा कटौती की गई है। तो आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।